वो नई पॉलिटिकल पावर के रूप में उन्होंने शक्ति को अर्जित कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है 18वीं सदी की व्याख्या। इसमें जो रहा 1.2 तो मैंने आपको बता दिया 18वीं सदी की प्रमुख विशेषता। 3 ही विशेषताएं, अगर आप इसमें जैसे भूमिका लिखोगे 3 प्रमुख विशेषताएं यही है जो मैंने अभी बताया। मुगलों का पतन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नए राज्यों का उत्कर्षण, यानी नए नए राज्य जो स्टेट थे उभर करके सामने रहते। जो नए राज्य लिखोगे उनमें क्या करोगे, 2-3 राज्य लिख देना। एक तो पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, ये 4 नए राज्य उभर करके सामने। और चारों ही, ध्यान रखना, चारों ही मुगल कह सकते हो 3 राज्य, पंजाब, बंगाल और हैदराबाद, ये मुगलों से कहीं न कहीं एक सरे उनसे पहले मुगलों के अंडर में थे। बाद में क्या बन गए, स्वतंत्र साम्राज्य बना। और जो मैसूर है, मैसूर मैंने आपको पहले ही बताया था कि विजयनगर साम्राज्य था, उसी के जगह पर आया था। तीसरा जो पॉइंट लिखोगे, तीनों की सब हेडिंग बना लेना। और तीसरा जो मुख्य पॉइंट रहा, ब्रिटिश शक्ति एक नई शक्ति के रूप में उभरी थी, यानी जो अंग्रेज थे एक नई पॉलिटिकल पावर के रूप में उन्होंने गेन किया था। देखो 16वीं शताब्दी से लेकर, यानी 1600 से लेकर के 1757 तक, यानी प्लासी के युद्ध तक अंग्रेज जो यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी मात्र और मात्र सिर्फ व्यापार करती थी। लेकिन 1757 में और 1764 में, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर, इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद वो क्या थे, पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ का जब पूछेगा 18वीं सदी के प्रमुख विशेषताएं, तो आपको यही चीज़ें लिखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये आपका पूरा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोला था 18वीं सदी को अंधकार की सदी क्यों बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पुटअप होता है कि 18वीं सेंचुरी को एक तरफ ब्लाइंड दिख रहा, कि अंधकार दिख रहा, कुछ पता ही नहीं चला इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। तो कह सकते हो कि मुगल पतन हो रहा, तो मुगल पतन की ओर जा रहे हैं, नए नए राज्य उभर करके सामने आ रहे हैं, ब्रिटिश नई पावर को गेन कर चुके हैं, तो पता ही नहीं चला इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। एक प्रकार से क्या कह सकते हो कि भारत का भविष्य फ्यूचर में क्या होगा, ये कहना, निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन था। इसीलिए 18वीं सदी को बहुत सारे इतिहासकारों को अगर दृष्टि से देखें तो उन्होंने इसको बोला कि अंधकार की सदी है, यानी अंधकार छाया है कि भारत का भविष्य, या कह सकते हो कि भारत का भविष्य क्या होगा ये कहीं कहीं पता ही नहीं चला, या किस तरफ जाएगा, यानी फ्यूचर क्या रहेगा इंडिया का, वो फ्यूचर एक पूरी तरीके से ब्लाइंड था, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधकार की सदी इसलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर वो भी इन देखो 3 पॉइंट जब बताओगे ना, पहला पॉइंट बताया कि मुगल पतन की ओर हैं। ठीक है, नए नए राज्य उभर करके सामने, तो नई नई छोटी शक्तियां भी आ गई हैं। फिर कहोगे कि ब्रिटिश नई पावर को गेन कर चुके हैं, यानी कहीं कहीं 3-4 हम पॉइंट अगर देखेंगे। और प्लासी और बक्सर जीतने के बाद देखोगे, प्लासी और बक्सर में कहीं कहीं वहाँ एक अलग सिचुएशन बनी है। प्लासी और बक्सर जीतने के बाद मराठा पूरी तरीके से 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो समाप्ति के कगार पर लगभग ना के बराबर हो गए, उनकी शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, मराठा पर भी कहीं कहीं अंग्रेजों का शासन कह सकते हो कि वहाँ पर कायम हो गया। एक प्रकार से लगता था कि भारत का फ्यूचर क्या होगा, ये पूरी तरीके से अंधकार की सदी, इसी के अकॉर्डिंग इसको बोला जा सकता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही रहता है कि 18वीं सदी की विशेषताएं क्या हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है 18वीं सदी को अंधकार की सदी क्यों बोला जाता है, या अंधकार क्यों रहा, या कई सारे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहा। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, इसी में आपको लिखा होगा 18.3 में देखोगे, सॉरी 18 बोल रहा हूँ, 1.3 में देखोगे तो उसमें लिखा है 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद क्या है, यानी 18वीं सेंचुरी जो है उसके संबंधित वाद विवाद किसको लेकर होंगे, वो इतिहासकारों के मत को लेकर के होगा। यानी इतिहासकारों में 18वीं सदी को लेकर के क्या मतभेद बने हुए हैं और कौन कौन से यहाँ पर विचार हैं। क्या कट्टरवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, ध्यान रखना। अब 18वीं सदी के मध्य जो वाद विवाद है उसको हम पूरी तरीके से देखेंगे। देखो ध्यान से सुनो, बुक से ही बता रहा हूँ, बस एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, ध्यान सुनो। बुक खोल लेना। ठीक है, ये रहा पेज नंबर 12 रहेगा, 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद। देखो 18वीं शताब्दी संबंधी विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि शताब्दी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि स्वाभाविक है लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं जो एक दूसरे से भिन्न है। यानी 18वीं सदी में चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चेंज कैसे हो रहा, मुगल पतन की ओर गए, अंग्रेज एक नए पॉलिटिकल पावर गेन कर गए,
1757 में उन्होंने प्लासी जीत लिया और 1761 में उन्होंने समझ लो मराठा को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हरा दिया। कह सकते हो कि उसी में देखोगे मैसूर और पंजाब और कह सकते हो कि बंगाल एक नई स्टेट बन के हुए। यानी 18वीं सदी में जो सिचुएशन है, ठीक है, यानी अगर परिस्थितियां जो है वह लगातार परिवर्तित हो रही हैं और कहीं कहीं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। एक परिस्थिति को हमें देख कर के लगेगा कि अगर मराठा एक बड़ी पावर गेन कर चुके हैं तो लगेगा कि मराठा कहीं कहीं पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए। फिर देखोगे कि पंजाब एक नया स्टेट बन गया था। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह में जो अगला चैप्टर चलेंगे उसमें पूरा महाराजा रणजीत सिंह को देखेंगे। तो पंजाब क्या है कि नए पंजाब की स्थापना हुई है। उधर बंगाल देखोगे, बंगाल भी लगे कि बंगाल एक पूरी पावर को गेन किया और लेकिन धीरे धीरे यूनिट फर्स्ट ही है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है 1.3। वहाँ पर देखोगे कि परिस्थितियाँ बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रही हैं। मोटे तौर पर यह वाद विवाद इस शताब्दी में दो भागों पर बांटा जा सकता है। यानी 18वीं सदी में जो लेकर वाद विवाद है, यानी इतिहासकारों में जो वाद विवाद है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर हम 1750 तक के समय को लें तो दो तरह के मत मिलते हैं, साम्राज्य केंद्रीकृत और क्षेत्र केंद्रीय विचार था। यानी जो मुगल साम्राज्य था वह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ध्यान सुनो, क्या बात हो रही है कि मुगलों का जो पतन हुआ उसमें एक चीज सुना होगा आप सबने कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को ढह जाना। देखो औरंगजेब क्या होते हैं कि औरंगजेब 1758 में, ठीक है, 1658 में बोला, गलत बोल दिया, 1658 में क्या बनते हैं, शासक बनता है, या कह सकते हो दारा सिंह को हरा करके या अपने फादर को जेल कैद खाने में डाल करके उनको शासक बनता है। उसके शासक बनने के बाद उसकी नीतियाँ ऐसी कुछ रही कि कह सकते हो कि भारत में धार्मिक उन्माद है, या कह सकते हो कि औरंगजेब जो है कह सकते हो इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर है, या कह सकते हो कि शरीयत यहाँ पर पूरी तरीके से लागू रहा औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, क्योंकि औरंगजेब तक जितने भी मुगल बादशाह हैं बहुत मजबूत शासक थे, ठीक है, बहुत मजबूत शासक थे। औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी 25 वर्ष तो उसने कहीं कहीं दिल्ली में बिताए शुरुआती शासन के, लेकिन शासन के अंतिम 25 वर्ष कह सकते हो कि उसने कहाँ पर बिताए, वो साउथ में चला गया था, यानी दक्षिण भारत में का था। मुगल मराठा संबंध देखा होगा औरंगजेब के शासनकाल में ही कहीं कहीं चल रहा था। तो कह सकते हो जब औरंगजेब अपने अंतिम 25 वर्षों को कहीं कहीं दक्षिण में बिताता है तो उससे क्या होता कि दिल्ली की जो राजनीतिक स्थिति होती है उसमें बड़ा परिवर्तन आता, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था पूरी तरह से क्या था, केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन का मतलब होता है कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास हैं। सारी शक्तियां किसके पास हैं, सम्राट के पास हैं, किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की पावर नहीं है। ऐसे समय में जो सारी शक्तियां औरंगजेब के पास थी, औरंगजेब की स्थिति के ना होने की स्थिति थी। देखो जब शासन केंद्रीकृत रहेगा, अगर शासक कमजोर रहेगा तो कहीं कहीं सबको एक साथ रखना बहुत मुश्किल होगा। सिंपल सा ये समझ लीजिए, अगर आपके घर में कोई एक बड़ा बुजुर्ग है और सारे घर को एक साथ लेकर के चलता है, लेकिन मान लीजिए जो आपके घर में सबसे बड़ा होगा और मान लीजिए सबको एक साथ रखता है, 2 भाई 3 भाई हैं, सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन जिसने उसमें सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करा सबको एक इकट्ठा रखने में, जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उस दिन आपके घर में बंटवारा होना निश्चित है, उसको होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना समझ लीजिए। उसी प्रकार से कह सकते हो जब तक औरंगजेब रहा तब तक केंद्रीकृत शासन चला। लेकिन अगर देखेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद यानी मृत्यु के बाद 1707 के बाद क्या हुआ कि कह सकते हो कि सभी लोग अपनी अपनी चलाने लगते हैं। मान लीजिए घर में कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है तो सभी उसकी आज्ञा मान रहे हैं बेटे, लेकिन जिस दिन उसका फादर नहीं रहेगा तो 4 बेटे हैं तो 4 अलग अलग घर बनवा लेंगे, 4 अपने हिस्से बांट लें। उसी प्रकार से कह सकते हो कि जब तक देखो केंद्रीकृत शासन को आप तभी चला सकते हो जब तक आपका साम्राज्य मजबूत रहेगा, यानी मेन जो रूलर है वो कहीं कहीं, और जब निर्बल शासक हो या कह सकते हो कि ऐसे शासक आएंगे जो दुर्बल शासक या कह सकते हैं जिनमें शासन को चलाने की कह सकते हो कि उस प्रकार की चीजें नहीं, जैसे औरंगजेब था तो
तो औरंगजेब तक जितने भी मुगल बादशाह रहे वो मजबूत थे। और कहीं कहीं उसके बाद क्या आते हैं कि एक प्रकार से जितने भी मुगल बादशाह थे कठपुतली शासक हैं। कठपुतली शासक का मतलब होता है जो किसी के सपोर्ट से और जो किसी के द्वारा बनाए गए थे। तो कह सकते हो कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह थे वो कहे एक प्रकार से उनके पास शासन पद्धति को चलाने का उनको ना कोई ज्ञान है न उनको तरीका है। वह साम्राज्य को संभाल नहीं सके, वह साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। और कहीं कहीं पूरा जो साम्राज्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में, क्योंकि शासक जो मुख्य रूलर है उसका मजबूत होना आवश्यक है, और कहीं कहीं वह दुर्बल शासक थे या कमजोर शासक थे और वो पूरा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सके। और धीरे धीरे जब आप मान लीजिए आपके घर में जो मेन रूलर था यानी मान लीजिए औरंगजेब था, तो उन्होंने सबको साथ रखा, जितने भी उसके खंड थे या कह सकते हो जितने भी उसके ब्लॉक थे या कह सकते हो कि सूबे थे, उन सूबों को साथ रखता था। लेकिन धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जितने भी सूबे थे वो कहीं कहीं धीरे धीरे स्वतंत्र शासक बन जाए। ध्यान रखना, बंगाल भी मुगलों के अंडर में था, पंजाब भी मुगलों के अंडर में था, हैदराबाद भी मुगलों के अंडर में था। लेकिन औरंगजेब की जब डेथ हुई उसके बाद जितने शासक आए धीरे धीरे देखोगे कि बंगाल अलग स्वतंत्र बन गया, हैदराबाद अलग बन गया, पंजाब मुगलों से अलग हो गया। तो कह सकते हो कि कहीं न कहीं जब तक केंद्र मजबूत रहा तब तक कहीं न कहीं केंद्रीय कह सकते हो केंद्रीय के शासन में केंद्र का मजबूत होना जरूरी था। और मुगल शासन जो था केंद्रीय की शासन व्यवस्था थी। और औरंगजेब की मृत्यु होने के कारण केंद्र कमजोर हुआ, केंद्रीय शासक कमजोर होने के कारण जो शासन व्यवस्था थी उसमें कहीं कहीं हमें विखंडन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, यानी मुगल एक टाइप से पतन के कारण में रहे। उसके बाद 1850 के बाद हमें दो विचारधाराएं कि यूरोपीय के समर्थन मिलते हैं। यानी देखो 1700 से लेकर के 1750, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मरा है, उसके बाद क्या है कि मुगल एक प्रकार से केंद्र की शासन ढांचा ढहरा, मुगल पतन की ओर जा रहे। लेकिन 1750 से लेकर के 1799 तक कह सकते हो कि उसमें विदेशी जो कंपनियां हैं वो कहीं कहीं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, उन्होंने शक्तियों को अर्जित करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर और 1761 में भी कह सकते हो और 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो इन युद्धों से कह सकते हो कि जो विदेशी कंपनियां थी वो कहीं कहीं शुरुआत में कह सकते हो कि एक प्रकार से उनको समर्थन मिला। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं को केंद्रीयता और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी मुख्य भूमिका रही। यानी जो शुरू में था मुगल जो शासन था वो कह सकते हो कि केंद्रीय की शासन व्यवस्था को उन्होंने सही रखा, मुगल शासक कमजोर पड़े, पूरा साम्राज्य ढह गया। दूसरा 1750 के बाद कह सकते हो कि एक प्रकार से जितनी विदेशी कंपनियां थी जिसमें से बोलोगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहीं कहीं पॉलिटिकल पावर को उसने गेन किया 2 युद्धों में, प्लासी और बक्सर में। और प्लासी और बक्सर में गेन करने के कारण जो एक कह सकते हो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, एक प्रकार से राजनीतिक कंपनी, और कहीं कहीं उसको भूमि संबंधी या लगान संबंधी वसूलने के अधिकार उसको मिल गए। एक बोला जाता है कि 1757 में जब उन्होंने प्लासी जीता तो उन्हें कहा कि बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की उनको दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब होता है उनको भू राजस्व संबंधी अधिकार मिल गए। ठीक है, और फिर कह सकते हो कि बंगाल में आपने सुना होगा कि वहां पर द्वैत शासन चला। द्वैत शासन में क्या रखा कि जितने भी पैसे वाली चीजें थी, ठीक है, जितने भी पैसे वाली चीजें थी अंग्रेजों ने अपने पास रखी। यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले यानी राजस्व को जो कलेक्ट वाला था उन्होंने अपने पास रखा, बल्कि जितने भी जनता के लिए काम करवाते थे उन्होंने बंगाल को शासक के दे दिया। आपने सुना होगा कि बंगाल में जब प्लासी के बाद युद्ध होता है उसके बाद जितने भी चाहे उसमें जितने भी शासक हैं, चाहे मीर जाफर हैं या मीर कासिम हैं, जो भी बंगाल का नवाब बनता है एक प्रकार से अंग्रेजों की कठपुतली शासक रहा है। तो कहीं कहीं बंगाल का जो नवाब था पूरी तरीके से कमजोर है, और कहीं कहीं अंग्रेज उसको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, अंग्रेज मत लिखना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर वह काम कर रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया के द्वारा ही बनाया गया वह बादशाह था। ठीक है, इन विचारों के अनुसार साम्राज्य के पतन को तबाह करने वाले परिणाम मिले। यानी कहीं कहीं इन के कारण कहीं कहीं जो पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य था पतन की ओर बढ़ा, परिणाम हुआ। इस विचारों में कट्टरवादियों के विचार में इस पतन में देश में राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आई। यानी जो कट्टरवादी थे उनमें कहीं कहीं अराजकता फैली और कहीं कहीं राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कहीं कहीं डगमगा गई। हाल की व्याख्याओं से में इस पतन की संरचना को ह्रास के रूप में देख सकते हैं। यानी धीरे धीरे जो मुगल थे ह्रास की ओर जा रहे हैं। ह्रास का मतलब होता है वो खत्म हो रहे हैं, कह सकते हैं उनको
पतन की ओर थे, ह्रास हो रहा था। लेकिन इसमें कुछ और भी सकारात्मक विचार नहीं उभर आया। साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों पर आरोप लगाया कि वे अपने को पहले और जितना उनका विकास एक मुगल सूबे में था वो अधिक विकसित नहीं हो पाया। देखो देखना, मुगल पतन पे थे, मुगल पतन पे थे, मुगल समझ लो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, पतन हो रहा। लेकिन जो नए राज्य उभर के आए थे, जो नए राज्य उभर के आए थे, चाहे बंगाल था, चाहे पंजाब था, चाहे मैसूर था, चाहे आपका हैदराबाद था, ये राज्य जो थे वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल पावर को गेन नहीं, यानी एक प्रकार से बड़ी शक्ति या बड़ी पावर वो प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। उनके पास कोई बड़ी शक्ति या पॉलिटिकल देखो क्या था कि सकारात्मक क्या था कि जो जितने भी नए स्टेट बने, ठीक है, चाहे पंजाब था, चाहे मैसूर था, चाहे बंगाल था आपका, चाहे हैदराबाद था, ये कोई बड़ी पावर नहीं बन पाया। देखो मुगल पतन हो गया, चलो ठीक है, मुगल को हम हटा देते, लेकिन अगर बंगाल बना तो बंगाल पूरे भारत पर कहीं कहीं इस प्रकार से शासन को स्थापित नहीं कर पाए या पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी वो बड़ी पावर नहीं गेन कर पाए। मैसूर बना, मैसूर भी बड़ी पावर को गेन नहीं कर पाया कि वो कहीं कहीं पूरे भारत को कंट्रोल करते। जिस प्रकार मुगल पूरे भारत पर शासन करे उस प्रकार से मैसूर भी कहीं के कमजोर, यानी जो हमारी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो बड़ी शक्तियाँ नहीं उभर पाई, वो आपस में ही लड़ते रहे। क्या कह सकते हो कि जो हमारी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे, वो आपस में ही लड़ते रहे, ये कहीं कहीं वो बड़ी शक्ति विकसित कभी नहीं कर पाए। यह विचार जाट, सिख और मराठाओं के विरोधी आंदोलनों को लुटेरों के दलों के रूप में देख सकते हैं, यानी चाहे वो जाट थे, चाहे सिख थे या मराठा थे, क्योंकि सिख साम्राज्य बन गया था पंजाब, और मराठा कह सकते हो कि जो 1761 में एक प्रकार से पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार चुके हैं, ठीक है। तो कह सकते हो इनमें भी कहीं कहीं हम देख सकते हैं, यानी कोई भी हमारी जो क्षेत्रीय शक्ति थी, जो मुगल साम्राज्य से अलग होकर के एक अलग शक्ति बनी थी या स्वतंत्र साम्राज्य बना था, उसने वो पॉलिटिकल पावर को उतनी ज़्यादा गेन नहीं कर पाए, और भारतीय जो रजवाड़े थे या भारतीय जो साम्राज्य थे, देसी साम्राज्य थे, वो आपस में ही कहीं कहीं साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण आपस में ही क्या कर रहे थे, आपस में ही वो लड़ाइयाँ कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त वे विचारधाराएं जो घटनाओं में क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य को देखती हैं, साम्राज्य केंद्रीय विचार है जो साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत क्षेत्र केंद्रित विचार साम्राज्य के भिन्न भागों में रहने वाले समूहों में देखो पहला तो जितने भी विचारक हैं वो सभी विचारकों का एक मत है कि जो मुगल शासक था वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कमजोर हुई और कहीं कहीं मुगल पतन की ओर बढ़े। दूसरा जो हमारा क्षेत्र केंद्रित जो विचार था, जो हमारे जो क्षेत्र थे, अगर हम क्षेत्रों में देखेंगे तो कहीं कहीं अगर हमारे जो क्षेत्र थे उनमें क्या हमें देखना कि केंद्र बने थे, उन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक प्रत्यक्ष पंथों की गति में अपनी स्वार्थ सिद्धि को बदल लिया। यानी कहीं कहीं जो हमारे क्षेत्रीय साम्राज्य थे, जो हमारे क्षेत्रीय साम्राज्य थे, वो कहीं कहीं अपना ही चीज़ों को देख रहे थे, अपने साम्राज्य विस्तार। बोलिए सर, ये देखिए जितने भी हमारे नए साम्राज्य हैं ना, वो कहीं कहीं अपने में ही लगे हुए हैं, यानी अपने ही काम को गति दे रहे हैं, यानी अपना ही साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं या अपने शासन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का एक्सटेंड कर रहे हैं। वो अपना ही शासन को एक्सटेंड करने में लगे हुए थे, बल्कि वो कहीं कहीं पूरे भारत को, या कह सकते हो उस प्रकार की उनमें किसी प्रकार की सोच नहीं थी, या बड़ी शक्ति के रूप में वह केंद्र में स्थापित नहीं हो चुके। एक स्तर पर मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलतः बदल दिया, जिसने बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना की। यानी मुगलों से अलग अलग होकर कौन, बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना, यानी इसमें अवध भी आप काउंट कर सकते हो क्योंकि अवध भी उन्हीं कह सकते हो कि मुगलों से निकला होता, यानी बंगाल है, अवध है, और कह सकते हो कि हैदराबाद है, मैसूर को भी इसमें आप काउंट कर सकते हो, मैसूर भी एक नया स्टेट बना है परंतु मुगलों से नहीं निकला था, और आप पंजाब को भी काउंट कर सकते हैं। ये तीन ऐसे राज्य थे तो कहीं के मुगलों से अलग होकर के स्वतंत्र रूप में कहीं के उदय हुआ, जिनका उदय मुगलों के विरोध में हुआ, परंतु उन्होंने राजनीतिक तंत्र खड़ा किया, उसमें बहुत ज़्यादातर मुगल प्रशासनिक सिद्धांत का ही प्रयोग किया गया। यानी देखो जितने भी नए स्टेट बने ना, वो शासन पद्धति जो है, वो शासन पद्धति या जो ट्रेडिशन है साम्राज्य को चलाने का, वो ट्रेडिशन मुगलों वाला ही उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया। कह सकते हो कि जितने हमारे नए साम्राज्य बने उसमें जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले नियम और तौर तरीके, उन्होंने मुगलों के जो तौर तरीके थे, जो शासन पद्धति थी, उन्होंने उसको ही फॉलो किया, या उसकी जगह पर उन्हें किसी टाइप का उसमें परिवर्तन या हमें चेंज नहीं देखने को मिलता। यानी उस शासन पद्धति में कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया मुगलों ने, और कहीं न कहीं जो मुगलों की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को उन्होंने क्या किया,
कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया। इसके बदले क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों ने मुगल कुलीन वर्ग क्षेत्र में अपनी शक्ति और मजबूत करने का मौका दिया। इसके अतिरिक्त उनके परिवार आश्रितों और कृषि को मालिकाना हक का अधिकार स्थापित करने तथा राजस्व के ठेके पर देने का मौका मिला। धीरे धीरे समय आने पर उनकी पुश्तैनी जायदाद बन गई। व्यावसायिक विकास द्वारा क्षेत्रों में उनकी स्थिति और मजबूत, कह सकते हो कि मुगल में जब मुगल कमज़ोर हो रहे थे तो उनके जो अधिकारी हैं, जो मुगलों में कुलीन वर्ग था, उसने क्या किया, अपनी धीरे धीरे स्थिति मजबूत की और कहीं कहीं उसने अपनी अपनी जो मुगल साम्राज्य था वो कहीं कहीं जो उसकी संपत्ति थी धीरे धीरे उसने अपनी जायदाद में तब्दील करना कर लिया। और जो नए साम्राज्य बन रहे थे, जो जितने भी हमारे नए साम्राज्य बने, चाहे आपका अवध होगा, चाहे बंगाल होगा, चाहे आपका पंजाब होगा, ये जितने भी हमारे नए साम्राज्य बने, उन्होंने जो शासन पद्धति थी या शासन चलाने के जो तौर तरीके थे वो कहीं कहीं मुगल शासन पद्धति यानी मुगल जैसे मेथड था, जिस प्रकार के सूबों में बांटना या जो शासन पद्धति हो या जितने भी तौर तरीके थे, उन्हीं तौर तरीकों को ही शासन पद्धति में वहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। यूरोपीय विचारों के अनुसार जो 17वीं शताब्दी के बाद स्थिति में बारे में बताता है कि एक विजयी विस्तारवादी रूप में ब्रिटेन का प्रमुखता, यानी 1750 में क्या देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन की कुछ यूरोपीय जो कंपनियाँ होती हैं वो आती हैं, जिसकी कहीं कहीं हमें प्रमुखता देखने को मिली और अराजकता और अव्यवस्था से घिरे हुए भारत को हराया। यानी कह सकते हैं भारत में अव्यवस्था खराब है और अराजकता फैली हुई है और कहीं कहीं जो जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने कहीं कहीं भारत को हराया का मतलब एक प्रकार से उन्होंने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने पॉलिटिकल पावर को गेन कर लिया। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है। कह सकते हो कि मार्क्सवादी और कह सकते हैं जितने भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन्होंने बोला कि कह सकते हैं कि 1750 के बाद स्थिति बदली और एक विजयी विस्तार की प्रमुखता दिखाई देती। यानी जितने भी मार्क्सवादी थिंकर हैं वो क्या कहते हैं, मार्क्सवादी जितने भी थिंकर हैं वो कहते हैं कि 1750 के बाद जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, यूरोपीय साम्राज्य विस्तार हमें भारत में देखने को मिलता है और जो भारत कहीं कहीं अराजकता और अर्थव्यवस्था से घिरा हुआ था, उन्होंने भारत को हराया। और भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार मार्क्सवादी इतिहासकारों का एक प्रमुख दृष्टिकोण है जो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी वो कहते हैं कि भारत जो था उसमें आर्थिक पिछड़ापन था। यानी देखो, जब तक मुगल मजबूत थे तो कहीं कहीं हमारा आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी कह सकते हो जो हमारी थी बड़ी बहुत बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे मुगल कमज़ोर होते हैं हमारी देश की आर्थिक स्थिति जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। यानी हमारे देश में भुखमरी है, गरीबी है, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी में कह सकते हो कि हमारी परिप्रेक्ष्य ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी में भारत में फैली और अराजकता को देश के इतिहास के एक क्षण पर भयंकर भूल मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि 18वीं सदी में भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा फैलती, लेकिन क्या दिक्कत आई थी कि भारत में क्या था, एक प्रकार से जो भुखमरी है, जो गरीबी है वो कहीं कहीं ज़्यादा दिखती है। एक प्रकार से भारत में क्या है, आर्थिक पिछड़ापन हमें यहाँ पर बहुत दिखाई देता। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई गेनिंग नहीं, कोई टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ना तो आपको व्यापार में दिखाई देगा। यानी किसी भी सेक्टर में, यानी हम किसी भी फील्ड को उठा करके देखते हैं, ना तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखेगा, ना तो आपको हेल्थ सेक्टर में दिखेगा। यानी किसी भी सेक्टर में अगर देखोगे तो हमारा कहीं कहीं उन्नति नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, बल्कि हर सेक्टर में क्या हो रहा, हम कहीं पर गेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर जगह पर कहीं कहीं पतन की स्थिति हमें दिखाई देगी। और कहीं कहीं 18वीं सदी में जो भारत की स्थिति है बहुत खराब है और अर्थव्यवस्था के आधार पर कह सकते हो कि भारत में अराजकता फैली हुई और भारत में जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी वो नहीं, बल्कि उस राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं फैली और कहीं कहीं यहाँ पर अराजकता यानी मार काट, दूसरों को हड़प लेना, इस प्रकार की स्थितियां ज्यादा बनी और भयंकर भूल, जिससे पनपे हुए राष्ट्रवाद एक विदेशी शक्ति के अधीन करके अपना उपनिवेश, यानी भारत में क्या था, भारत में क्या रहा, अराजकता फैली। यानी लोग एक दूसरे के लोगों के मन में दूसरों को देख करके द्वेष भावना बहुत फैली और कहीं कहीं इसका फायदा किसने उठाया, विदेशी कंपनियों ने उठाया। और कहीं कहीं इसका फायदा कौन उठाते हैं, विदेशी कंपनियों ने उठाया और कहीं कहीं उन्होंने भारत को अपना क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया। यानी भारत में आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है और भारत में किसी प्रकार का राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है। यानी भारत के लोगों को लेकर के किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है और भारत के लोग आपस में ही लड़ और मर रहे हैं, यानी अराजकता फैली हुई और कहीं कहीं विदेशी कंपनियां इसका लाभ उठाती हैं और उन्होंने भारत को अपने अधीन किया और धीरे धीरे भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। परंपरागत मार्क्सवादी विचारक
अंग्रेजी शासन को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, क्योंकि इससे 18वीं शताब्दी के सामंतवादी विघटन का, यानी कह सकते हैं जो परम मार्क्सवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि जो अंग्रेजी शासन यहाँ पर स्थापित हुआ है वो भारत के लिए बहुत खतरनाक था, और क्योंकि यहाँ पर जो सामंतवाद था, एक प्रकार से जो सामंतवादी विघटन का अंत, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था थी हमारी, जो बहुत टाइम से व्यवस्था मुगलों से या कह सकते दिल्ली सल्तनत से चली आ रही थी, उस व्यवस्था कहीं कहीं टूटी। और कहीं कहीं भारत में क्या देखोगे, एक प्रकार से देखोगे कि कृषि को भी पूरी तरीके से जो कृषि थी वो पूरी तरीके से धीरे धीरे उपनिवेशिक कृषि बन जाएगी, एक प्रकार से खत्म हो जाएगी, और कहीं कहीं व्यापारिक कृषि में तब्दील हो जाएगी। व्यापार हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हो आयात जितना भी हमारा निर्यात हो पूरी तरीके से कहीं कहीं डाउन चला जाएगा। यानी कह सकते हो कि जो अंग्रेज यहाँ पर स्थापित होंगे वह भारत के लिए कोई अच्छी या सुखद खबर नहीं थी, एक प्रकार से क्या वो बुराई मानते हैं। कौन मानता है? परंपरागत मार्क्सवादी विचारधारा के जो थिंकर हैं, कह सकते हो इतिहासकार हैं। ठीक है, हाल के कुछ विद्वानों ऐसे भी रूप में देखते हैं, हाल के जो कुछ विद्वान हैं उसको किस रूप में देखते हैं, जो निरंतर लाभ और वस्तुओं तथा बाजारों की खोज में था, जिसका कोई प्रगतिशील पहलू नहीं था। यानी हाल के विद्वान कुछ कहते हैं कुछ ऐसे बाजार और वस्तुएं थे जिन्होंने भारत में अपना एक प्रकार का ट्रेड बना लिया, कुछ ऐसे देश। परंतु 18वीं शताब्दी के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोणों में कुछ सामान्य मान्यता है। पहली व्यवस्था और स्थिरता एक बड़ी अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो सकती थी। यानी भारत में किसी प्रकार भारत के लोगों में किसी प्रकार को लेकर के राष्ट्रीय सोच नहीं है, एक प्रकार से देशभक्ति की भावना, और कहीं कहीं कह सकते हो भारत में कोई भी राष्ट्रवाद जैसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, और इसीलिए क्या हो सकते कह सकते 18वीं शताब्दी में समाप्त हो गई, और इसीलिए काल में अव्यवस्था अराजकता का पतन है। यानी कह सकते हो भारत में लोगों में भारत को यानी देश को लेकर के उसमें देशभक्ति की भावना और राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल कम है। यहाँ पर लोगों में अराजकता है, अर्थव्यवस्था खराब है, यहाँ पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, कह सकते हो। दूसरा, यहाँ सभी इतिहासकारों का मानना है कि इस शताब्दी में निछावरता आई। दोनों विचारकों के समर्थन में अंग्रेजी शासन एक मूलभूत वियोजन मानते हैं कि जो विदेशी अनजान आधिपत्य पर आधारित था, जो भारतीय शासन अधिशासन या संस्कृति की परंपरा से बहुत दूर था। यानी क्या कह सकते हो कि भारत में जो शासन स्थापित हो रहा है, इंडिया में जो शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है, वो कहीं के भारत का कल्चर नहीं है, हमारा ट्रेड नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी जो शासन है वो कहीं कहीं अपने पैर पसार रहा है, और अंग्रेजी जो कंपनी है वो कहीं कहीं यहाँ पर एक बड़ी शक्ति के रूप में, या बोलोगे कि पॉलिटिकल पावर उसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया। अब धीरे धीरे वह कह सकते हो कि अपनी उसने राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को उसने क्या कर लिया है, मजबूत कर लिया है, और आर्थिक शक्ति उसकी क्या हो गई है, दूसरी ओर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपनिवेशवाद को इस संक्रमण काल में भेदक मानते हैं। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को विजय और आधुनिकीकरण को एक तरफा पराक्रम न मान करके भारत के साथ यूरोप विशेषकर अंग्रेजों का एक लंबे समय अरसे तक लिए संबंधता मानते। यानी कह सकते हो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेजी कंपनी थी वो कहीं कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल पावर गेन करेगी, और लंबे समय तक कहीं कहीं भारत को अपना गुलाम रखने वाली पावर बनती चली जाएगी। यहाँ इसे कह सकते हैं। यानी 18वीं सदी में क्या था कि भारतीय जो शासक हैं या भारत में जो नए देखो मुगल पतन की ओर जा रहे थे, सबको पता है कि मुगल पतन की ओर थे, लेकिन मुगलों से जो स्वतंत्र साम्राज्य बने वो कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं गेन कर पाए, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति या बहुत बड़ी पावर को उन्होंने गेन नहीं किया कि वो कहीं कहीं पूरे इंडिया को कह सकते हैं कि एक साथ रख सकें, यानी पूरे देश को एक साथ या बड़ी पावर गेन कर पाए। दूसरा क्या, भारत में कह सकते हो कि आजा रखता है, यानी अर्थव्यवस्था से घिरा, गरीबी है, भुखमरी है, इस प्रकार की समस्याओं से घिरा एक देश है। और यहाँ पर क्या होता है, जो विदेशी कंपनियाँ आती हैं, जो विदेशी कंपनियाँ यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं, वो कहीं कहीं यहाँ पर एक प्रकार का ट्रेड करती हैं और भारत को उपनिवेश बनाएंगी। और धीरे धीरे पूरे देश में क्या होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो धीरे धीरे जो एक प्रकार की व्यापारिक कंपनी थी, वही व्यापारिक कंपनी आगे चल करके क्या बन जाएगी, वो पॉलिटिकल पावर को गेन कर लेगी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो जाएगी। ठीक है, भारत पर एक विदेशी शासन की शक्ति पर
बल का आरोपण के स्थान पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरह भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को बढ़ा दिया। यानी भारतीय जो समाज था उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पर जो विदेशी शासन था, जो अंग्रेजी शासन था, वो कहीं कहीं स्थापित है। यानी भारत की परिस्थिति ही खराब थी, भारत की कंडीशन खराब थी, भारत के लोगों में जो कहीं कहीं एकता नहीं थी, और कहीं कहीं यहाँ जो हमारी जो शक्तियाँ थी, या कह सकते हो कि जो छोटी छोटी नई नई शक्तियाँ उभर रही थी मुगलों से अलग होकर के, उन्होंने भारत को एकजुट नहीं रख पाई या पॉलिटिकल पावर गेन नहीं कर पाई। और भारत में क्या थी, अराजकता फैली हुई थी, मारकाट फैली हुई थी, अर्थव्यवस्था खराब थी, और कहीं कहीं जो भारत की समाज की परिस्थितियां ऐसे बनी जिससे कहीं कहीं क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेजी जो कंपनी उसके शासन को बढ़ावा दिया। इस तर्क के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन के निर्धारण में महानगरीय स्वार्थों के साथ साथ भारतीय कारकों को भी कहीं कहीं यहाँ देखोगे तो योगदान मिला। भारतवादी दृष्टिकोण रखने वाले 18वीं सदी को मात्र अराजकता से परिपूर्ण काल नहीं मानते। यानी जो हमारे इतिहासकार हैं वो नहीं मानते कि 18वीं सदी में यहाँ अराजकता फैली रही, मारकाट फैला रहा और खून खराबा होता रहा, लोग भूखमरी से मरते रहे, खाने को दाने नहीं थे, इस प्रकार की समस्या ही नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने भारतीय राजनीति को स्थिरता प्रदान की। यानी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि जो मुगल से अलग हो रहे थे, जो नए साम्राज्य उभरे, उन्होंने भारत को स्थिरता यानी कहीं कहीं उन्होंने स्थिरता प्रदान की। कुछ इतिहासकारों ऐसा मानते। भारतवासी साम्राज्य के टूटने को आर्थिक पश्चगमन नहीं मानते। उनका मानना है कि 18वीं सदी में भी भारत में व्यापारिक और सैन्य कुशलता बनी रही। यानी कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि भारत में जो सैन्य कुशलता थी और कहीं कि भारत में जो साम्राज्य टूटने की थी, वो साम्राज्य टूटना नहीं मानते। देखो इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। अभी मैंने मार्क्सवादियों को पढ़ा तो मार्क्सवादी कहते हैं, सीधा उन्होंने बोल दिया कि भारत में क्या हो रहा है, अंग्रेजी शासन आ रहा है, और कहीं कहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा जो कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ पर अराजकता फैली हुई। उसी आधार पर परंपरागत मार्क्सवादियों ने क्या बोला, विचारक क्या कहते हैं, भारत में जो अंग्रेजी शासन स्थापित हो रहा है उसका रीजन क्या है, भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। कुछ विद्वान ये मानते हैं और प्रगतिशील पहलुओं को कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो भारत में अराजकता फैली और उसके कारण कहीं कि अंग्रेजी शासन यहाँ पर स्थापित हो गया, ये कह सकते हैं। और इस बहुत सारे इतिहासकार इसको संक्रमण का काल संक्रमण का काल का मतलब होता है, बोलते हैं कि जब परिस्थितियां बहुत जल्दी से चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों में वाद संबंधी यानी अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। इसलिए अब हम देख रहे हैं, यानी कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भारत में अराजकता नहीं फैली है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में जो देशी शक्तियां थी उन्होंने साम्राज्य को एकजुट करने में कहीं कहीं योगदान दिया। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस टाइम पर सैन्य कुशलता बनी रही। आगे देखें 18वीं सदी में, बल्कि क्या देखो, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 18वीं जो शताब्दी थी उसमें कहीं के उत्तराधिकारी जो राज्य थे, उत्तराधिकारी किसके उत्तराधिकारी हैं, मुगलों के उत्तराधिकारी। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कौन है, अवध है, बंगाल है, पंजाब है। उत्तराधिकारी उसे बोलेंगे जो सेम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। किसमें ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, साम्राज्य को चलाने में, या उनसे अलग हुए थे। जो उत्तराधिकारी राज्य थे उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। ये कौन कहता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं। और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, भारत में व्यापारिक स्थिति बेहतर थी, ठीक ठाक थी, और सैन्य कुशलता भी बनी रही। कंपनी ने इसको अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत में जो व्यापारिक स्थिति सही थी और कहीं कहीं जो देखोगे कि सैन्य कुशलता रही, उसका कंपनी ने कहीं कहीं फायदा उठाया, लाभ लिया। कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसने कहीं कहीं यहाँ पर प्रयोग किया। एक और जहाँ इस अनाधिकार प्रवेश पर जोरदार देश विरोधी रहा, वहीं दूसरी ओर भारत में अंग्रेजी शासन की सफलता के पीछे देसी कारकों का विशेष योगदान। यानी अंग्रेज जो कहीं कहीं भारत में स्थापित रहे, उसका कहीं कहीं विदेशी कारक थे, जिनका कहीं कहीं जिसके कारण जो अंग्रेज थे यहाँ पर स्थापित हो पाए। अंग्रेजी शासन भारतीय शासन प्रणाली के आदर्शों, देशी व्यापारिक संबंधों और मानवीय संसाधनों की दक्षता पर आधारित। यानी अंग्रेजी जो शासन था, यहाँ की जो शासन प्रणाली थी उसके आदर्शों को पर था, और कहीं कि यहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी और जो मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स था उसकी दक्षता पर कहीं के आधारित है। यानी इन चीज़ों में कहीं के वो ज़्यादा काम कर रहे थे। यानी यहाँ पर कृषि में कहीं के देखोगे चेंज करेंगे, चेंज देखोगे कि कृषि में एक शासन पद्धति, अलग टाइप की शासन पद्धति लेकर के आएंगे। दूसरा, मानव संसाधन एक प्रकार का यहाँ पर, परंतु उसने उसे अपने उद्देश्य के अनुसार ढाला। यानी चाहे वो देखोगे, चाहे शासन प्रणाली को अंग्रेजों ने अपने अनुरूप रखा,
ये कह सकते हो कृषि को व्यापार को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम करवाया, और यहाँ की जो देखोगे कि मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी उन्होंने अपने लाभ के उद्देश्य से कहीं कहीं उन्होंने या ऐसा ढाला कि ताकि अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिले। भारतवादी दृष्टिकोण के मतानुसार 18वीं सदी किसी अवरुद्धता को नहीं इंगित करती है, यानी किसी अवरुद्धता को इंगित का मतलब होता है इशारा नहीं करती है, बल्कि एक गहरी निरंतरता थी जिसे पहले से चली आ रही संस्थाएं और संरचनाएं बनी रही, यद्यपि उनका रूप बदलता गया और चारों ओर व्यावसायिक प्रतिक्रियाएं का विस्तार हुआ। इस विचारधारा का प्रचार कैम्ब्रिज स्कूल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कई अमेरिकी रहते हैं और कई भारतीय इतिहासकारों ने यह भी दृष्टिकोण दिया कि इसे संशोधनवादी इतिहासकार की कहीं कहीं क्या कह सकते हैं, उन्हें संज्ञा दी जाती। यानी 18वीं सदी को लेकर के अगर देखोगे तो इतिहासकारों में बहुत बड़ा मतभेद है, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार कहीं कहीं अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। एक काम करना, इसमें जो लिखोगे ना, सबसे पहले क्या लिखोगे कि इतिहासकारों के जो मतभेद है ना, अलग अलग प्रकार के जो इतिहासकार हैं, जैसे मार्क्सवादी, परंपरागतवादी इतिहासकार हैं, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करोगे, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके इतिहासकारों के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। भारतवादी दृष्टिकोण क्या था, इस प्रकार से अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। 18वीं सदी संबंधी वाद विवाद जो है, सबसे लिखोगे कि 1750 से पहले, यानी दो स्थितियों में, सबसे पहले भूमिका, फिर भारत में दो स्थितियां, 1750 से पहले की स्थिति और 1750 से बाद की स्थिति। फिर लिखोगे मुगल साम्राज्य का पतन की स्थिति क्या रही, फिर नए जो साम्राज्य थे वो कहीं कहीं यहाँ पर स्थापित रहे, नए नए जो हमारे छोटे छोटे कह सकते हो कि जो रियासतें या जो मुगलों से आज़ाद हो रहे हैं, अंग्रेजी जो शासन है वो कहीं कहीं एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तन। फिर क्या लिखोगे, इतिहासकारों के अलग अलग इतिहासकारों के मत, फिर उसमें क्या लिखोगे आप, यूरोपीय विचारकों के अनुसार, क्या लिखोगे अगला, यूरोपीय विचारों के अनुसार। फिर लिखोगे मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार, फिर परंपरागत मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार। फिर लिखोगे भारत दृष्टिकोण, यानी जो जिनका भारतीय दृष्टिकोण रहा उनके अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण रखने वाले के अनुसार। फिर लिखोगे विदेशी शासन कर जिस प्रकार अन्य जो इतिहासकार हैं, भारतवादी एक है, भारतवादी दृष्टिकोण रखने वाले इतिहासकारों के अनुसार, जो कहते हैं कि भारत में डेवलप ठीक ठाक था, ऐसी वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत की स्थिति ऐसी बन गई कि वो कहीं कहीं अंग्रेजी जो शासन था यहाँ पर वो शासन करने लग गए। तो अलग, इसमें क्या बनाओगे, आपको अलग अलग हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारक। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है 1.4 में देखोगे, अगला जो क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य उसका पतन और 18वीं शताब्दी का आरंभ, यानी मुगल का जो पतन हुआ उसके कारण क्या, उत्तरदायी कारण, मुगलों का जब पतन हुआ उसका उत्तरदायी कारण क्या। ये जो आपकी BHIC 133 है ना, उसमें एक क्वेश्चन है मुगलों के पतन का कारण क्या। अगर आप उसको यहाँ पर ला करके लिख दोगे तो उससे भी हो जाएगा, या आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यानी मुगल जो थे उनका पतन क्यों हुआ। पहला अगर देखेंगे तो इसमें अंतिम मुगल बादशाह जो औरंगजेब है, ठीक है, इसमें क्या स्टार्ट करना है, ये बहुत पीछे मत चले जाना, ठीक है, यहाँ से औरंगजेब से लेना, ठीक है। औरंगजेब की जो नीति है, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में कहीं कहीं तेजी से कहीं के पतन की ओर बढ़ा। महान बादशाह औरंगजेब जो थे के शासनकाल के बाद जो साम्राज्य था उसमें तेजी से कहीं के पतन की ओर बढ़ा। मुगल साम्राज्य में अवनति के बारे में कुछ लिखा गया है। फारूक सियर के बाद मुगल शासकों इतने तेजी से रोकने की कोशिश की और हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ऐसा प्रतीत हो इन बादशाहों की अपनी जिम्मेदारी या भूमिकाएं, परंतु घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी किसी भी व्यक्ति के द्वारा काबू कर पाना असंभव था। यानी मुगल साम्राज्य में मुगल शासन व्यवस्था में परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे थे कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई मुगलों की, तो कहीं कहीं वहाँ पर किसी प्रकार की कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। यानी मुगल जो हैं एक प्रकार से कह सकते हो कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन व्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई है, डगमगा गई है, और कहीं न कहीं साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल है, इसको कोई संभाल। तीसरा अन्य में देखोगे संरचना में कहीं के साम्राज्य में आर्थिक कहीं के संकट है, यानी जागीरदारी व्यवस्था में कई प्रकार के संकट की ओर भी हमारी ध्यान दें। या जागीरदारी संकट क्या होता है, जो जागीरें बांटी जाती थी। देखो जब शासन कमजोर हुआ
जब शासक या राजा कमजोर हुआ तो उसने क्या किया, जागीरें धड़ल्ले से बांटी। धड़ल्ले से का मतलब होता है कि उसने चेक ही नहीं किया किसको जागीरें दी जाएं, किसको जागीरें ना दी जाएं। तो कहीं कहीं इस व्यवस्था से कहीं इरफान हबीब ने तर्क दिया, सबसे प्रभावशाली यह रहा कि इरफान हबीब का मानना है कि एक और अर्थव्यवस्था के विस्तार की क्षमता स्वयं बुनियादी तौर पर अपने आप में सीमित थी। मुगल अर्थव्यवस्था की प्रकृति में किसानों से अधिक अधिशेष हथिया लिया। इसने एक ध्रुवीय कुलीन वर्ग और जमींदार और किसानों के बीच, यानी ये इरफान हबीब क्या कहते हैं, ध्यान सुना, इसको BHIC 133 में भी जब एक क्वेश्चन है मुगलों का पतन, वहां भी ऐड कर सकते हो। इरफान हबीब क्या कहते हैं, ध्यान सुना, इरफान हबीब क्या कहते हैं कि मुगलों ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने इस तरह से डेवलप कर रखा है कि इसमें 3 वर्ग का जो कुलीन वर्ग है, एक तो कुलीन वर्ग, दूसरा जमींदार वर्ग और तीसरा जो किसान वर्ग है, इन तीनों में खाई बहुत लंबी पड़ रही है। यानी जो कुलीन वर्ग है, जो जमींदार और किसान के बीच में जो कह सकते हो डिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। यानी जो किसान का शोषण कौन कर रहा है, वो जमींदार कर रहा, जमींदार का कौन कर रहा, वो उसका वो कर रहे हैं, कह सकते हो कि सूबेदार कर रहे हैं, या जो उसको सूबा मिला हो वो कर रहा। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जो शोषण की परंपरा रही, यानी किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा है। ये भी कई बार मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने जो बताया था कि एक इतिहासकार जो मोरक्को का जो टर्विनियर था, जो विदेशी यात्री था, उसने क्या लिखा था कि भारत के किसानों से इतना ज़्यादा ले लिया गया है कि उनके पास खाने की 2 जून की रोटी नहीं है। तो अलग अलग जब इतिहासकारों के एंगल से हम अगर देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग कह सकते हो कि पोजीशन दिखेगी, अलग अलग आपको सिचुएशन दिखाई देगी। कह सकते हो कि इरफान हबीब इस बात को कहते हैं, यही कह रहे हैं कि क्योंकि जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में देखोगे जो कहीं कहीं किस एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं उनमें कहीं कहीं दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी शासन से किसान की दूरी बहुत ज़्यादा, यानी खाई उसमें बढ़ गई। यानी एक प्रकार से किसानों का शोषण है, और इसने कहीं कहीं इसका एक और कहीं कहीं इसने संघर्ष को इतना शीघ्र बढ़ा दिया कि उसे नियंत्रित कर पाने या रोकना संभव था। यानी किसान जो उसका शोषण हुआ और कहीं कहीं धीरे धीरे जाकर के किसान विद्रोह करने लग गए। सतीश चंद्रा के अनुसार साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण साम्राज्य के उत्तराधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने में असमर्थता है। यानी जो जागीरदारी संकट है, कहते हैं कि जो साम्राज्य जो कमजोर हुआ और जो कमजोर शासक है, उन्होंने जागीर व्यवस्था को सही ढंग से चलानी, इसलिए इस सतीश चंद्रा कहते हैं। अलग अलग जो इतिहासकार हैं, मुगलों के पतन में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग एंगल है, ठीक है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। सतीश चंद्रा क्या कहते हैं कि जो जागीरदारी है वो उसमें कहीं के संकट है, जागीरें भी उसी प्रकार से कहीं कहीं बांटी गई। यानी जागीरदारी संकट को क्या कहते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था के कारण कहेंगे मुगल साम्राज्य को उत्तरदायी मानते हैं। और कहते हैं कि आपसी गुटबाजी में तीव्रता से संघर्ष, यानी आपसी गुटबाजी बहुत बड़ी। यानी जागीर व्यवस्था में जब संकट आया, जागीर व्यवस्था में जब संकट आया तब कहीं कहीं हमें देखने मिलता है कि मुगलों की जो कह सकते हो कि जो आर्थिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन आता है, और कहीं कहीं आपसी मतभेद को उसने कहीं कहीं क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जॉन रिचर्डसन द्वारा विशेष संसाधन किया गया। उनका कहना है कि दक्षिण में बेजागारी यानी जागीर के बिना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भू आवंटन की कमी नहीं थी। यानी दक्षिण में कुछ इतिहासकार, जो अंग्रेजी इतिहासकार है जॉन रिचर्डसन, क्या कहते हैं कि दक्षिण में इस प्रकार के किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति भी दिशाहीन और सिद्धांतहीन थी। यानी औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, या कह सकते हो कि साउथ के खिलाफ, यानी दक्षिण भारत के खिलाफ जो उसकी नीति थी साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो कहीं कहीं दिशाहीन थी, यानी उसकी सही नहीं थी जो नीति थी। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप दक्षिण में मराठों ने अपना प्रभाव बढ़ाया और संगठित होने का सुअवसर पाया। यानी औरंगजेब ने क्या किया कि बीजापुर और गोलकुंडा में एक प्रकार से देखोगे तो जो सिया साम्राज्य था उसको नष्ट किया, और उसके फलस्वरूप क्या कि दक्षिण में मराठा एक प्रमुख शक्ति के रूप में, या बोलोगे कि पॉलिटिकल पावर उन्होंने मराठाओं ने गेन किया। यदि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ सहयोग की नीति बनाई होती तो दक्षिण में मराठों की शक्ति को नष्ट करने में ये राज्य औरंगजेब की सहायता करते। ये क्या कह रहे हैं, अगर औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को नष्ट नहीं करते, उनके साथ अगर किसी प्रकार की सहायक नीति बनाते, तब कहीं कहीं क्या हो सकता था कि बीजापुर और गोलकुंडा जो हैं एक प्रकार से उनका मराठों का सामना करने में उनकी सहायता भी करते। इस प्रकार औरंगजेब की शासन की नीति का मुगल साम्राज्य की शक्ति और संगठन पर विपरीत, यानी औरंगजेब की नीति थी
यानी कह सकते हो कि औरंगजेब की जो नीति है वो दक्षिण नीति बहुत खराब थी। जिस प्रकार उसने बीजापुर और गोलकुंडा को सिया साम्राज्य को खत्म किया और कहीं कि मराठा एक नई पावर के रूप में उभर करके सामने थे। मान लीजिए मराठा नई पावर के रूप उभर करके सामने आए, अगर बीजापुर गोलकुंडा होते, औरंगजेब के साथ उनकी अच्छे रिश्ते होते, अगर उन्होंने उन साम्राज्यों को खत्म नहीं किया होता, तब कहीं कहीं वो दोनों साम्राज्य मराठाओं के साथ युद्ध करने में मुगल साम्राज्य का कहीं कहीं सपोर्ट करते या समर्थन देते। ये कहीं कहीं उसकी नीति खराब रही, जिसके कारण मुगल साम्राज्य दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता गया। मार्शल हक्सन द्वारा तर्क दिया गया है कि तीनों मुगल साम्राज्य ओटोमन, सूफीवार और मुगल इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वह समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे। ये क्या कह रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य का जो पतन हो रहा था, क्योंकि वह एक समान धर्म का पालन करते थे, बल्कि उनकी सफलता का प्रमुख कारण गोला बारूद का सही प्रयोग था। उनकी कमजोरी का पतन का मुख्य कारण यह भी था कि वह पश्चिम गोलार्ध में युद्ध में क्षेत्र में बदलती चली गई और नई तकनीक को सफलतापूर्वक अपना ना सके। यानी कह सकते हो कि जो मुगल थे, मुगल साम्राज्य का चाहे पतन हुआ, चाहे ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, इन लोगों को जो कह सकते हो, जो मुसलमान एक प्रकार से जो कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पावर गेन कर चुके थे, वो पॉलिटिकल पावर उनकी धीरे धीरे इसलिए खत्म हो रही थी। कह सकते हो कि जो नई नई तकनीक आ रही थी, युद्ध की जो नई नई तकनीक आ रही थी, उन नई तकनीकों को वो कहीं कहीं अपना नहीं सके, या जो नई तकनीकें थी वो उन्होंने कहीं कहीं उन्होंने अपनाया नहीं। हाल के इतिहासकार अलम खान ने हमारा ध्यान गोला बारूद और केंद्रीकृत और प्रतिरोध के बीच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुनिए, देखो ये क्या है, देखो कि जो एक इतिहासकार, अभी जो मैंने बताया, हाल के इतिहासकार अलम खान ने हमारा ध्यान गोला बारूद और केंद्रीकृत और प्रतिरोध के बीच समकालीन अनुकूल की ओर ध्यान हमारा आकृष्ट किया। बंदूक, तोप, गोला बारूद ने जहां साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया, वहीं शक्तिशाली प्रजा उनके प्रयोग और सस्तीकरण को करने के लिए और राज्य में हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया। तत्कालीन परिस्थितियों ने इस महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान को नीचे सामान्य जनता तक पहुंचने से रोक पाना असंभव था। अतः गोला बारूद और अस्त्र शस्त्रों पर राज्य को एकमात्र नियंत्रण का सिद्धांत इसीलिए कायम सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि जमींदार, चौधरी और प्रमुख कृषक के पास बड़े पैमाने पर सशस्त्र सेना थी। मराठा, सिख और इसके देखो क्या कह रहे हैं कि जो मुगल साम्राज्य जो पूरी व्यवस्था चला रहे हैं, ठीक है, मुगलों ने पूरी जो व्यवस्था चलाई है उसमें कहीं कहीं क्या डिसेंट्रलाइज भी कर रखा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अलग अलग शक्तियां जब बांट दी जाती हैं, ठीक है। सेंटर यानी सेंटर का मतलब केंद्र को सारी शक्तियां हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जब शक्तियां अलग, क्योंकि आपने सुना होगा कि इसमें जब औरंगजेब नहीं बोलूँगा, अकबर ने जो चलाया था, उसने जो चलाया था कि यहाँ पर जो इन्होंने चलाया कि जो अलग अलग शासन में चला कि एक प्रकार से आप क्या, जिसे आपका पद होगा उसी प्रकार से आप क्या करोगे कि वहाँ को जो इन्होंने आपको घोड़े भी रख सकते हो, सैनिक भी रख सकते हो। एक प्रकार से जो कह सकते हो कि जो जागीरदार हैं उनको कह सकते हो, या जो उनके मनसबदार होते थे। जो मनसबदारी बटी, मनसबदारी में मनसबदार जो होते थे वो सेना भी रखते। यानी कह सकते हो कि मनसबदारों के पास भी सेना रही या उनके पास भी एक शक्ति बनी रही, और कहीं के मुगलों की शक्ति कमजोर है। यानी जो मनसबदार थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले गए। जो सारी चीजें हैं वो आम नागरिक भी बना सकता था। यानी इसको क्या कर दिया गया कि जो मनसबदार हैं उनके पास भी सेना है, जो सूबेदार हैं उनके पास भी सेना है। इनके पास सेना हो जाने से कहीं कहीं क्या हुआ कि एक स्वतंत्र पावर के रूप में कहीं कहीं इन्होंने मुगल साम्राज्य को इन्होंने क्या किया, चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। बड़े पैमाने पर इनके पास सेनाएं थी। मराठा क्योंकि जमींदार, चौधरी और प्रमुख कृषक वर्गों के। बोलिए सर। बोलिए सर, मैं ना बाहर हूँ, आप इसको भेज दोगे मेरे पास? आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो देखो, जो जमींदार हैं, चौधरी हैं और प्रमुख जो किसान समूह हैं, बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र सेना रखते थे। इनके पास बड़ी सेनाएं थी, सशस्त्र सेनाएं थी। मराठा, सिख और जाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों के पास भी बंदूक और भरपूर भंडार था। यह स्मरण योग्य है कि इन लोगों ने अपने समाज, जाति और उच्च जाति के कारण कुछ परंपरागत अधिकार और अनुलाभ मिले, जिससे वह जरूरत पड़ने पर अपनी सेना की संख्या बढ़ा सकते थे और जो प्राय करते थे। मुगल सेना के पास हालांकि
अत्यधिक मात्रा में सैन्य सामग्री थी, परंतु इसके बावजूद उन्हें स्थानीय सरदारों से हमेशा खतरा था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनकी स्थिति अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी तक राज्य और स्थानीय सरदारों के पास समान रूप से सैन्य तकनीकी उपलब्ध थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक व्यापक उथल पुथल रही। जॉर्डन अंग्रेजी है गार्डन ने कहा है कि दर्शाया कि 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने किस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर पंचमेल सैन्य श्रमिक बाजार का उपयोग किया, जिसमें यूरोपीय भी शामिल है। क्या कह देखो क्या बता रहे हैं कि जो मुगल हैं, ठीक है, मुगलों के पास जो सेना है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आम जो लोग हैं या जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो साहूकार हैं, या कह सकते हो कि जो सिख और जाट जो चौधरी ये लोग होते थे, इनके पास भी सेना रही। और कहीं न कहीं इन लोगों ने क्या किया, सेना होने से देखो, मान लीजिए कि एक कोई जमींदार है, ठीक है, या मान लीजिए कोई सूबेदार है, ठीक है, सूबेदार है, कोई इसको इलाका मिला है, वो सेना भी रखता है, ठीक है, सेना भी रखता है। तो इसी बार आपने सुना कई सूबेदार हो गए जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होते थे, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर, यानी मुगलों का कहीं कहीं पतन हो रहा है। यानी आपका जो हिस्सा था, यानी आपको जो मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य में से जब हर कोई अपना स्वतंत्र शासक बना लेगा या अपना शासक बन जाएगा, खुद को स्वयं राजा सिद्ध कर देगा और शासन करने लग जाएगा, तो कहीं कहीं क्या होगा, आपका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाए। यानी कह सकते हो कि सारी जो परिस्थितियां बन रही मुगलों में, जितनी भी परिस्थितियां मुगलों में बनी, उसका कारण क्या है, केंद्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। यानी केंद्र जब कमज़ोर हुआ तो अन्य चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी, डगमगाने लग गई। यानी उसके बाद से शासन को एकजुट रख पाना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो कहीं कहीं उसमें कह सकते हो कि मनसबदारी भी कह सकते हो, और जो जितने भी जमींदार हैं, या कह सकते हो जो जमींदार रहे और जो चौधरी थे और जो उच्च वर्ग था, उसके पास सशस्त्र सेनाएं थी, और उसने कहीं कहीं सेनाओं के बल पर स्वयं को आगे चल करके स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, और कहीं के मुगल साम्राज्य को कहीं इससे भी पतन का एक रास्ता कहीं कहीं बढ़ा। औरंगजेब के शासनकाल के पश्चात सैन्य संगठन शिथिल हो गया। यानी जो पहले के औरंगजेब जब मर गया, उसके बाद जितने भी शासन आए, मुगल बादशाह आए, उन्होंने सेना को मजबूती पर ध्यान नहीं दिया, या धीरे धीरे सेना उनकी, मुगलों की सेना कमज़ोर होती गई। उसके उत्तराधिकारियों स्वयं अयोग्य थे, उन्होंने सैनिकों की व्यवस्था और अनुशासन पर कोई ध्यान, यानी जो मुगल शासन बादशाह है औरंगजेब के बाद, वह स्वयं कमज़ोर थे और सेना पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनमें नैतिक और शारीरिक बल समाज, यानी जो मुगल जो सेना थी, उसका जो धीरे धीरे जो बल था, आत्मबल जो होता है, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। अकबर द्वारा संचालित की गई मनसबदारी व्यवस्था में अनेक दोष रहे। बड़े बड़े जमींदारों और सामंतों को सेना में मनसब पद दिया जाता था। इन मनसबदारों में सैन्य कुशलता और क्षमता के आधार पर अभाव होने लगा। कारण सैनिक में आलस्य एवं दुर्बलता के कारण स्वाभाविक थी। धीरे धीरे अनुशासनहीनता बढ़ी। यानी जो मनसबदारी थी, अकबर ने जो चलाई मनसबदारी, पहले जो योग्य व्यक्ति होगा, अब मान लो तुम योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति को अगर आप मनसब देंगे तो सही चीज़ों का रखा। अब मान लो राजा कमज़ोर है, अब किसी को मनसब दे दोगे तो लिखा देगा मेरे पास 500 सैनिक हैं, 700 घोड़े हैं, इतना पैसा भेज दीजिए। और उसके पास कितनी है, जब तुमने मांगा, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, युद्ध पड़ा, तो उसने बोला था मेरे पास 500 सैनिक है और 500 घोड़े हैं, और उसके पास कुल 50 थे। तो कहीं कहीं आप तो पहले से मान के चलोगे मेरे पास इतनी सेना है, लेकिन जब रियलिटी चेक करोगे तो फर्जी सेना लिखवाते थे, फर्जी काम करवाते थे, उसके जगह पर वो धन भी लेते थे, पैसा भी खा जाते थे। दूसरा, जब विकट परिस्थितियों में युद्ध की परिस्थितियाँ बनती थी, उस समय पर वह मुगलों का कहीं कहीं सपोर्ट नहीं कर पाए। अब उनके पास सेना रहेगी तो भेजेंगे कहाँ पर, और फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। यानी मनसबदारी में देखोगे कि जब शासन कमज़ोर हुआ तो वहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत चला, सेना कम होती थी, सेना को ज़्यादा लिखवाया, और कहीं कहीं युद्ध के समय पर सेना वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए। ये भी कहीं कहीं कह सकते हो। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य के पतन के समझने में महत्वपूर्ण हुए। यानी चाहे शॉर्ट टर्म में देखोगे या लॉन्ग टर्म में देखोगे, तो ऐसे दोनों भी कारण हैं, वो मुगलों के पतन में क्या रहा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण यह है कि मुगल साम्राज्य ने शक्ति को केंद्रीकरण के लिए कई संस्थाएं की नींव रखी, परंतु दुर्भाग्यवश इसने साम्राज्य की स्थानिक और आर्थिक समस्याओं में समय समय पर संकट आए, जिसका समाधान मुगल शासक प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या थी, लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे
तो मुगल जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हुई और आने वाले शासक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रख पाए और कहीं कहीं उनको सुदृढ़ रखने के उनके पास जो साधन थे वो अपर्याप्त थे और कहीं कहीं मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा। ठीक है, कह सकते हो कि वो पतन की ओर बढ़ा और जो संस्थाएं उन्होंने रखी थी। दूसरा क्या था, उदाहरण के लिए जैसे भू राजस्व निर्धारण, जमा कर वसूली हासिल असमंजन स्थापित नहीं कर पाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे पोषण में 20% तक ही क्षति को कम करने के लिए सक्षम सिद्ध नहीं हुई। मुगल साम्राज्य की एक संरचनात्मक असमर्थता रही कि वह स्थानीय विशिष्ट वर्ग जो होता था या सरकार के जो असमंजस नहीं स्थापित कर पाई, दोनों ही निरंतर विरोध की स्थिति में रहे। निश्चित रूप से कभी कभी दोनों ने देखोगे उदाहरण भी मौजूद, इसीलिए अकबर की राजपूत नीति देखोगे, परंतु इसका प्रभाव पूरे राजपूताना में विस्तृत रूप से नहीं रहा। कह सकते हो कि मुगल जो शासक हैं, मुगल साम्राज्य में देखोगे कि मुगल जो शासक हैं, कह सकते हो कि वो कहीं कहीं शासन को चला नहीं पा रहे हैं। और फिर देखो कि जैसे अकबर वो राजपूतों के साथ बेहतर संबंध रखता है और कहीं कहीं फिर उसके बाद देखो कि औरंगजेब के शासनकाल में मराठाओं के साथ बेहतर संबंध रहे, यह कह सकते हो उन्होंने मराठाओं को कंट्रोल किया। लेकिन आने वाले शासन में जो कह सकते हो जो नए राज्य उभर के सामने आते थे, मुगल शासक इतने कमजोर नहीं थे कि उनका सामना कर सके या साम्राज्य विस्तार की नीति को भी उन्होंने त्याग दिया। साम्राज्य विस्तार की नीति को आने वाले औरंगजेब के बाद जितने भी शासक थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। युद्ध के समय पर कहीं कहीं कहते हो जागीरदारी व्यवस्था में संकट है, या कह सकते हैं मनसब गलत बांट दिए हैं, सेना भी नहीं मिल रही, सेना भी कमजोर है, दुर्बल है, लड़ाई कैसे करेंगे। और कहीं कहीं जो पूरा शासन है वो धीरे धीरे कह सकते हो पतन की ओर आगे बढ़ा। अल्पकालिक समस्या के अंतर्गत अगर देखेंगे, दक्कन के संकट और उत्तरी भाग में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में चले आ रहे जाट और मेवातियों के दीर्घ विरोधी आंदोलन पंजाब में विरोध में शामिल है, इसमें गंभीर रूप धारण किया। कह सकते हो जिस प्रकार से पंजाब में देखोगे कि पंजाब के अकॉर्डिंग है, सिंध और दक्षिण में देखोगे कह सकते हो कि पंजाब के साथ भी इनके संबंध बेहतर नहीं रहे मुगलों के। धीरे धीरे पंजाब अलग हो जाता है और महाराजा रणजीत सिंह एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, तो कहीं कि वहाँ पर भी स्थिति खराब हो रही। पंजाब के साथ देखोगे तो कह सकते हो कि भारतीय जो देसी रियासतें थी वो देसी रियासतें भी अलग हो रही हैं, नई नई बन रही, स्वतंत्र शासक बने और उन स्वतंत्र शासकों के साथ मुगल बादशाहों के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हैं, या कह सकते हो उनके साथ बेहतर संबंध नहीं है। इतिहासकारों का विश्वास है कि मुगल साम्राज्य की जड़ें व्यक्ति और विशेष नीतियों की बजाय मुगल साम्राज्य की बुनियादी संस्थाओं और व्यवस्थाओं में रही। यानी मुगल साम्राज्य की जो जड़ें थी वो किसी व्यक्ति में नहीं थी। ये मत समझ लेना कि अकबर बहुत महान है इसलिए शासन लॉन्ग टर्म में चला, और देखो और अकबर जरूर उन चीज़ व्यवस्थाएं जो मुगलों की जो व्यवस्था है जो संस्थाएं बनी थी वो कहीं की संस्थाओं को अगर आप नहीं चलाओगे ढंग से, चाहे कितना भी योग्य व्यक्ति होगा, साम्राज्य नहीं चलेगा। यानी जब संस्थाएं और व्यवस्थाएं चरमराई और इस कारण से कहीं कहीं मुगल पतन की ओर बढ़े। ठीक है, यानी कहीं कहीं जो संस्थाएं थी, चाहे जागीरदारी है, चाहे मनसबदारी है, इसमें देखोगे या कह सकते हो कि जो उनको जमींदारी दी जाती थी, ये भी जो व्यवस्थाएं थी उनमें कई प्रकार के संकट है और वो संकट कहीं कहीं ऐसे थे कि आने वाले शासक उनका सामना नहीं कर पाए और कहीं कहीं जो पूरा साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ा। ठीक है, कुछ इतिहासकार इस पतन के लिए औरंगजेब के विभाजनकारी नीतियों को दोषी ठहराते हैं, विशेष रूप से दोष उनकी धार्मिक नीतियों के। यानी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो औरंगजेब की विदेश नीति को, ठीक है, अगर औरंगजेब की अगर हम विदेश नीतियों को जो उनकी विभाजनकारी नीतियां, यानी कह सकते हो उसकी जो धार्मिक नीतियां हैं उसको भी कहीं कहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं। उसने हिंदुओं को जो आबादी का बहुमत विमुख कर दिया। औरंगजेब ने अपने दक्कन में सैन्य अधिकारियों पर व्यापक धन और जन को नष्ट किया, साथ ही दक्कनियों के सैन्य अभियान को कांड भी देखा, भारत की ओर ध्यान नहीं दिया, कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन जाए। यानी कह सकते हो कि जो औरंगजेब है जिस प्रकार से वो कैसे शरीयत का कानून चलता है, एक प्रकार से भारत की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो क्या हिंदू आबादी थी, एक प्रकार से हिंदू बाहुल्य आबादी पर एक प्रकार से जिस प्रकार से कह सकता है कि औरंगजेब की जो पूरी नीति है, ठीक है, शरीयत जो चलती है, कहीं कहीं ये भी कारण, यानी भारत में कह सकते हो कि जो धार्मिक संघर्ष था या जो धार्मिक भेदभाव था वो कहीं कहीं औरंगजेब के साम्राज्य में ज़्यादा बढ़ा और हिंदू मुसलमानों में जो खाई थी वो कहीं कहीं कह सकते हो कि
औरंगजेब के शासनकाल में कहीं न कहीं वो जरूर बनी, और आने वाले शासकों ने भी कहीं न कहीं इसको बनाने में कह सकते हो उन्होंने अपना भी योगदान दिया, चाहे जैसे भी दिया। ठीक है, औरंगजेब अपनी राजपूत नीतियों से राजपूतों की निष्ठा से वंचित रहा, यानी औरंगजेब की जो नीति थी और राजपूतों के प्रति सही नहीं थी, और राजपूतों से भी उसकी स्थिति खराब रही। उन राजाओं के रणकुबेरों की सेवा नहीं मिल पाई। उन्होंने मुगल साम्राज्य में वैभव पर उत्कर्षण पर पहुंचाया था, यानी अकबर के समय देखोगे कि राजपूतों के साथ बेहतर संबंध है और मुगल कहीं रन करते हैं, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में क्या है, मुगल देखोगे तो राजपूतों के साथ बेहतर संबंध नहीं, मराठा के साथ लड़ाई, राजपूतों के साथ लड़ाई है। ठीक, तो कह सकते हो कि कहीं कहीं भारत के जो अन्य जो राजपूत हैं, राजपूतों के साथ लड़ाई होने से या मराठाओं के साथ निरंतर युद्ध होने से भी कहीं कहीं मुगल साम्राज्य देखोगे तो पतन की ओर आगे बढ़ा, यानी उसकी जो नीति है, मुगल साम्राज्य की जो नीति है वो इसका कहीं कहीं जिम्मेदार रही। मुगल साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा था, उसमें केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य का पतन, यानी जो मुगल इतना बड़ा साम्राज्य था उसमें केंद्रीय जो शासन था पहले बहुत मजबूत था। ठीक है, और कहीं कहीं शक्तिशाली शासक ना होने के कारण केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का ढह जाना मुगलों का कहीं कहीं पतन का कारण बना। औरंगजेब ने पुनः जजिया को लागू किया, मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा में परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की दुर्गति में पहुंचा दिया, यानी और जिस प्रकार अकबर ने जजिया हटाया और कहीं के हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, वही कहीं कहीं औरंगजेब ने जिस प्रकार से शरीयत को लगाया, हिंदुओं पर जजिया लगाया, और कहीं कहीं उसके शासनकाल में धार्मिक मतभेद बढ़े, और ये भी कहीं कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या आक्रमण भी कहीं कहीं जिम्मेदार रहा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन भी इसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, यानी नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह जो अब्दाली था उसका भी आक्रमण, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भी कहीं कहीं मुगलों पर कमजोर धक्का दिया, और इसके कारण भी कहीं कहीं मुगल पतन की ओर बढ़े और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, ये भी कहीं के कारण है। जब ये क्वेश्चन आएगा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए, तो यही चीजें क्या होंगी आपको लिखनी पड़ेगी, इसके कारण कहीं कहीं मुगलों का पतन हुआ।